फिर उसका कहीं पहचान है? पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं। कौन खड़गे फड़गे पब्लिक नहीं जानता है। कौन खड़गे फड़गे पब्लिक नहीं जानता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने आपको सुनवाया। ये थे जेडीयू के नेता और ऐसे नेता जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, विधायक हैं जेडीयू के। उन्होंने साफ तौर पर अभी क्या सुना, क्या बोला जो आपने सुना। उन्होंने बोला कौन खड़गे फड़गे देश नहीं जानता है जी। कौन है खड़गे फड़गे? ये जेडीयू के नेता का एक बयान था। पहले अखिलेश और अब खड़गे वड़गे। आखिर कब खत्म होंगे इंडिया अलायंस के झगड़े? नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दो टूक, और दो टूक में आज इंडिया अलायंस यानी ये जो गठबंधन है, गठबंधन की जो गांठें हैं जो खुलने का नाम नहीं ले रही हैं, जो दरारें हैं जो लगातार चौड़ी हो रही हैं, एक दूसरे का अपमान करने का जो चलन है वो लगातार बढ़ रहा है। एक कुर्सी है देश में प्रधानमंत्री की, और उस कुर्सी के लिए इस गठबंधन में जो झगड़े हो रहे हैं, जो खींचतान हो रही है, आज हम दो टूक में उसी पर चर्चा करेंगे। खड़गे वड़गे कब फिर से झगड़े, खड़गे वड़गे। जी हां, मेरा आज का शीर्षक भी यही है, फिर से झगड़े खड़गे वड़गे। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बिहार के विधायक जानते ना हो। अगर नहीं जानते तो सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष आखिर कांग्रेस ने किनको बनाया। और अगर वो जानते हैं कि खड़गे कौन हैं, तो उसके बावजूद अगर वो खड़गे के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मंशा साफ है कि 19 तारीख को, जी हां 19 दिसंबर को जो एक पासा फेंका था इंडिया अलायंस की बैठक में, मैं इसको पासा कह रहा हूं और इसको मैं साबित भी करूंगा कि ये पासा था, ये कोई सुझाव नहीं था, ये कोई नाम नहीं था। ममता बनर्जी ने 19 दिसंबर की इंडिया अलायंस की बैठक में एक पासा फेंका था मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का, और आज उन खड़गे के लिए जेडीयू के नेता कह रहे हैं कौन खड़गे फड़गे। ये वो इंडिया अलायंस है जो बीते 2 महीने से देश को ये कह रहा है, बता रहा है कि हम नरेंद्र मोदी का, हम बीजेपी का, हम एनडीए का विकल्प हैं, हम देश में एक साफ सुथरी सरकार देंगे। ये वो इंडिया अलायंस हैं जिसके नेता कहते हैं कि नफरत के बाजार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन मोहब्बत की दुकान में हो रहा है नेताओं का अपमान। यह है मोहब्बत की दुकान, लेकिन यहां से हो रहा है अपने ही नेताओं का अपमान। ये कैसी मोहब्बत की दुकान? आज दो टूक में इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये भी कह दूं आपको कि ये पहला और अकेला मामला नहीं है। जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो अखिलेश हमने सुना, चिरकुट नेता हमने सुना। इस तरह के बयान आपस में एक दूसरे के लिए दिए जा रहे हैं, खुलेआम दिए जा रहे हैं, कैमरों के सामने दिए जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के दिए जा रहे हैं, जो ये बताते हैं कि जनता की नज़र में, जनता को दिखाने के लिए भले ही एक अलायंस बना लिया गया है जिसकी बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या इस तरह से इंडिया अलायंस चुनावों में जाएगा? ये तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ बयान सुन लीजिए। खड़गे फड़गे भी सुनिए विस्तार से, और इससे पहले जो बाकी बयान दिए गए जरा वो भी सुनिए। सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया, फिर उसका कहीं पहचान है? पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। तो आप बोले तो हम जान गए, उनको कोई नहीं जानता है।
बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो सुना आपने, फिर से झगड़े, खड़गे फड़गे। ये पहले अखिलेश वकीलेश चिरकुट नेता और अब खड़गे वड़गे। आखिर कब खत्म होंगे इंडिया अलायंस के झगड़े? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेरा आज का सवाल, पहले अखिलेश वकीलेश, फिर चिरकुट और अब आया खड़गे फड़गे। आखिर कब खत्म होंगे इंडिया अलायंस के ये झगड़े? जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुनिए। पहले अखिलेश वकीलेश, फिर चिरकुट और अब आया खड़गे फड़गे। आखिर कब खत्म होंगे इंडिया अलायंस के ये झगड़े? ये मेरा आज का सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, अभी जुड़े नहीं हैं आरपी सिंह जी, कुछ ही देर में आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ खालिद अनवर जी जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं जेडीयू के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं गोपाल मंडल जी की बाइट सुन करके। इस मुस्कुराहट का क्या राज है वो उनसे जानूंगा। लेकिन दुष्यंत नागर जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। नंद किशोर गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत, शुक्रिया। डॉक्टर खालिद अनवर, अभी इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के एक नेता हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि भाई जेडीयू को चाहिए कि एक जनरल नॉलेज की किताब खरीद कर अपने नेताओं को बांट दे, ताकि उनको पता चले कि भाई किस किस पार्टी के कौन से अध्यक्ष हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई है बिहार में? नहीं, देखिए अशोक जी, जो गोपाल मंडल जी माननीय विधायक हैं, उनका बयान जो आप दिखा रहे थे, इससे इंडिया अलायंस पे क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिया अलायंस क्यों बना है? 28 पार्टियां क्यों बैठी हैं? वो इसलिए नहीं बैठी है कि जनरल नॉलेज का ज्ञान दिया जाए लोगों को, इसलिए बैठी है एक साथ कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। और यही एक मोटो है कि भाई देश की जनता को कैसे मुक्ति दिलाई जाए भारतीय जनता पार्टी से। अब इसमें मान लिया कि गोपाल मंडल जी जो माननीय विधायक हैं, उनके बयान को लेकर के अगर आप इंडिया अलायंस के भविष्य के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी बात होगी। आपको डिबेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको ये राइट है, जिसपे चाहे आप डिबेट करें, बात करें। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक बेहतर ये होता इस पे बात की जाती कि इंडिया अलायंस का एजेंडा क्या है। इतनी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ बैठी हैं, क्या वाकई देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है? क्या वाकई देश की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति मिले? इस पे बातचीत हो। अगर आपने देखा कि अखिलेश यादव जी के बारे में उल्टे सीधे बयानात कुछ नेताओं ने, रीजनल नेताओं ने दिए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उसको दिल पे नहीं लिया। वो आए इंडिया अलायंस की बैठक में और बहुत खुले दिल के साथ आए। और ये सब चीजें हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकती है, इंडिया अलायंस की राह में। और नीतीश कुमार जी इस विपक्षी एकता इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं और उन्होंने सारी पार्टियों से मिल करके बात करके और बहुत ही सीरियसली उन्होंने काम करके इन लोगों को जमा किया इस इशू पर कि भाई हम लोगों को बैठना चाहिए। अब हमारी पार्टी के माननीय विधायक को मान लिया कि जानकारी नहीं है, या वो ये समझते हैं बहुत प्यार में कि नीतीश कुमार जी को होना चाहिए इंडिया अलायंस का कन्वीनर या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। तो इस तरह की बात अगर कर रहे तो उससे न तो जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड पे कोई फर्क पड़ेगा और नहीं इस बात पे उनको ये पता होगा। डॉक्टर खालिद, आपने कहा भाई आप इंडिया अलायंस का आपने एजेंडा बताया, बिल्कुल ठीक है। आपका एजेंडा ये है कि आप ये चाहते हैं कि एनडीए सरकार हटे और वो आपके जो मुद्दे हैं, आप ये कहते हैं देश में संविधान सुरक्षित नहीं है, डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, सारी चीजें कि भाई देश गलत राह पे जा रहा है, आप लोग सही राह पे लाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके सारे एजेंडे हैं, सारे मुद्दे हैं। लेकिन मोटा सवाल पता क्या है, आज जनता जो है ना एक एक चीज देखती है।
और एक एक चीज देखने के बाद एनालाइज करती है। अगर चुनाव से 4 महीने पहले अचानक से एक धड़ा बनता है और वो कहते हैं कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हटाना है, तो वो ये देखेंगे कि इन नेताओं की आपसी क्रेडिबिलिटी क्या है। और क्रेडिबिलिटी जब वो देखेंगे तब उनको ये दिखता है। आज की तारीख में फिर कह रहा हूं, छुपता कुछ नहीं है। उन्होंने देखा कि 19 तारीख को, जब पूरे देश ने देखा 19 तारीख को जब बैठक थी, उस बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार जी के पोस्टर लग जाते हैं बिहार में, जिनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है कि भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो नीतीश कुमार ही होने चाहिए। ये पोस्टर लग जाते हैं बैठक से पहले। वो पोस्टर मैं पूरा घटनाक्रम बता दूं, फिर मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो घटनाक्रम देश जानता है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं। उसके बाद बैठक से पहले वो पोस्टर उतरवाए जाते हैं। उसके बाद उस बैठक में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और या जब उसके बाद खड़गे जी के नाम का ऐलान होता है, तो उस समय भी ना नीतीश कुमार जी वहां रहते हैं, ना जेडीयू के लोग रहते हैं, ना आरजेडी के लोग रहते हैं। कई सारे नेता उठ के चले जाते हैं। मैं इस विषय पे तो बाद में आऊंगा कि मैं इस विषय पे तो बाद में आऊंगा कि खड़गे जी के नाम जो है वो कैसे एक पासा फेंका था ममता बनर्जी ने। मैं उस विषय पे बाद में आऊंगा, और उस पासे में किस किस को फंसा दिया मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अच्छा आप ही बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे आप बता दीजिए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि खड़गे जी के नाम को लेकर जेडीयू तैयार है उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए, कि नीतीश कुमार आपके लिए उम्मीदवार है? देखिए अशोक जी, जो बातें आपने कही बिल्कुल सही कही हैं, उसमें एक दो फैक्चुअल मिस्टेक था। देखिए नीतीश कुमार जी ने उस मीटिंग में ये ऐलान किया, जो मीटिंग आप अशोका होटल में हो रही थी, कि भाई मुझे कोई नेतृत्व नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं कि अनाउंस होने से पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अनाउंस तो हुआ नहीं, प्रपोज किया था, ममता दीदी ने प्रपोज किया था सिर्फ। तो एक बात जो आप कह रहे हैं कि पोस्टर लगे, हम लोग इंडिया अलायंस जो 28 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पार्टियों के वर्कर्स को राइट है कि अपने नेता के बारे में जो चाहे पोस्टर लगाएं। ठीक है, ये डिसाइड करना है इंडिया अलायंस को और पॉलिटिकल पार्टियों को, भाई कौन लीड करेगा इसका। जब नीतीश कुमार ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया तो फिर इस तरह की कोई बात नहीं रह जाती। दूसरी चीज ये है कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, देखिए ये कोई नए लोग नहीं है, सब लोग रीजनल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, कोई मुख्यमंत्री है कोई मुख्यमंत्री नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी अपने इलाके में एस्टेब्लिश्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप जहां तक ये बात कर रहे हैं कि खड़गे जी के नाम पे सब लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, नीतीश कुमार के नाम पे सहमत होंगे नहीं, ममता दीदी के नाम पे सहमत होंगे, ये बात बिल्कुल वाजे है, बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि 28 पॉलिटिकल पार्टियों का कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इच्छुक है इस बात का कि मैं ही लीडर इसका बनूं। सब लोग चाहते हैं कि भाई ये कोई लीडर तय कर दीजिए। अब वो खड़गे जी के नाम पे सहमति बन जाए, या केजरीवाल जी के नाम पे बन जाए, शरद पवार जी के नाम पे बन जाए, ममता दीदी के नाम पे बन जाए, स्टालिन के नाम पे बन जाए, नीतीश कुमार के नाम पे बन जाए, लेकिन इसमें कभी कोई झगड़ा नहीं होने वाला है। हो क्या रहा है अशोक जी, मेरी एक बात सुन लीजिए, कि जो इशू है उसको उस पे बात नहीं की जा रही है, नॉन इश्यूज पे बात की जा रही है कि कैसे होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या होगा। बात ये करनी, मैं बार बार इस पे कह रहा हूं। डॉक्टर खालिद, आपने एक बात कही कि डॉक्टर खालिद मैं माफी चाहता हूं इस बात को, डॉक्टर खालिद मैं माफी चाहता हूं, मैं हराने के लिए नहीं जमाऊंगा। नहीं मैं माफी चाहता हूं, सुनिए मैं माफी चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि इस देश के लोगों को विकल्प के तौर पर एक चेहरा नहीं देना, आपको लगता है वो इशू नहीं है लोगों के लिए, तो मुझे लगता है जितना मेरी राजनीतिक समझ है, ये देश चाहता है कि अगर नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कौन चेहरा होगा वो उसको मालूम। आप लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने दिक्कत ये है कि आप लोग तय नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जलेबी बनाएंगे, आप गोल गोल घुमाएंगे, आप लोगों को कहेंगे कि भैया हम पहले एकजुट होंगे, फिर उसके बाद चुनाव होगा, फिर उसके बाद सीट बांटेंगे, सीट बांटने के बाद चुनाव में जाएंगे, फिर जिसके जितने आएंगे फिर हम बैठेंगे, फिर हम तय करेंगे। वो सब ठीक है, वो सब बड़े सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जो देश है ना, वो देश ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन, और ये तय देश की जनता 2024 में कर देगी। आपका नहीं, ठीक है, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, रुकिए, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये आप अगर इस सोच में हैं, मैं इसको मुगालता कहूंगा, आप कहेंगे सोच, उसमें दोनों विपरीत दूरी पर हैं। आप इस मुगालते में है कि लोगों को यह कहेगा कि चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे, तो सर आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, 24 का जब चुनाव होगा, जब नतीजे आएंगे, हम दोबारा एक बार दो टूक
में बैठेंगे, दोबारा इस पे बात कर लेंगे। मैं इसको सहेज के रखूंगा, आज आपने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि चेहरा कौन होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने अपने नेताओं के पास है, कोई हर पार्टी चाहती है कि भैया मेरा नेता जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, हर पार्टी के समर्थक चाहते हैं, लेकिन अपने नेता को प्रोजेक्ट करना एक अलग विषय है, लेकिन दूसरे नेता का अपमान करना ये दोनों अलग चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि जेडीयू में के नेता ये चाहते हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री हो, वो ठोक के कहें, बार बार कहें कि हमारे लिए तो नीतीश ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो ये कहते हैं ना कौन खड़गे फड़गे, अरे उसको तो देश नहीं जानता, तो ये सीधा सीधा खड़गे और कांग्रेस का अपमान करना है। ये जाहिर सी बात है, आज ये कोई नहीं मानेगा अपमान है, अंदर अंदर सब जानते हैं, सब मानते हैं अपमान है, और अंदर अंदर दुष्यंत जी भी कितने दुखी हो रहे हैं बयान सुन के, मुझे मालूम है। ऊपर से शायद कोई कुछ ना कहे, लेकिन अंदर अंदर इसके क्या रिएक्शन हो रहा है मैं जानता हूं। कमरों में बंद कमरों में जो बातें होती हैं, जो बंद कमरों में जो बातें होती हैं, वो सब देखते हैं, सब समझते हैं। लेकिन पहले मैं आरपी सिंह जी डॉक्टर खालिद का कहना है कि भाई इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल मुद्दा यह है, आप लोगों की जो सरकार चल रही है, आप लोग जो जिस तरह से देश को चला रहे हैं, उससे लोग दुखी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका चेहरा कौन हो, वो खड़गे वड़गे कहें, वो अखिलेश कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को हराना है, इसलिए लोग उस अलायंस को देखेंगे, उस अलायंस को वोट दे देंगे। जी अशोक जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बताया इनके यहाँ कि सोमवार के दिन नीतीश बाबू होंगे, मंगलवार वाले दिन अखिलेश बाबू होंगे, बुधवार वाले दिन खड़गे साहब हो जाएंगे, बृहस्पतिवार वाले दिन केजरीवाल साहब ठीक रहते हैं, और शुक्रवार वाले दिन शनिवार वाले दिन स्टालिन साहब, फिर ममता बनर्जी, छुट्टी वाले दिन फारूक अब्दुल्ला साहब अच्छे रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। इसी प्रकार चलेगी इनकी, अगर इनकी टीम का मामला ऐसे ही है तो क्या है कि ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना इनको ये क्लियर है कि इनका पूरे इंडिया अलायंस का नेता कौन होगा। अभी मैं सुन रहा था हमारे जेडीयू के प्रवक्ता साहब डॉक्टर साहब बता रहे थे खालिद साहब की हमारी नीतियों पे बात करें, हमको नीतियों पे बात करनी चाहिए, किस प्रकार से 55 करोड़ से अधिक जो लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लाभ मिल रहा है उसका काट क्या इनके पास, या 11 करोड़ से ऊपर किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है उसका क्या इनके पास काट है, या 4 करोड़ से ऊपर लोगों को सिर पे छत मिल गई उसका क्या काट है, या जो 11 करोड़ से ऊपर बहनों को घर पे गैस का चूल्हा मिल गया और वो भी अब सस्ते दाम पर, तो उसका क्या काट है। असल में सरकार की नीतियों का इनके पास जवाब है नहीं, तो ना नीतियां हैं जैसे मैंने कहा, ना नेता है, और नियत पर तो इनकी अभी चुनाव हुआ था, इन्होंने बड़े सारे फ्रीबीज के वादे किए थे, लोगों ने नकार दिए क्योंकि इनकी नियत पे शक है। क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार राजस्थान गए थे, क्या कर रहे थे, मैं 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ कर दूंगा, और उसके बाद कोई 35,000 लोगों की जमीनें कुड़क हो गई। जब वह अपना प्रदर्शन करने के या अपनी कुड़क जमीनों को कागज लेकर गए तो उन पर लाठियां भांजी गई, और ये तब था जब वो क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है ऐसे उंगलियां दिखा कर रहे थे, 10 दिन बस 10 दिन में मैं कर्जे माफ कर दूंगा। तो ना नेता, ना नीति, ना नियत, तो कैसे होगा मामला। असल में क्या है कि ये सिर्फ क्योंकि कुछ परिवार हैं, कुछ उनको बचाने के लिए और उनके जो किए हुए भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये जो भी 350 करोड़ से ऊपर जो पाए गए हैं, ऐसे कई सारे और 350 करोड़ होंगे, कई कई ठिकानों पे रखे होंगे, छुपाए होंगे, जिनके माध्यम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे अपनी। तो असल में क्या कि वो सबके सब जो जितने भ्रष्टाचारी मामले हैं उनको बचाने के लिए और कुछ परिवार को बचाने के लिए ये सारा मामला है। तो ये लोग इनको सीरियसली लेने वाले नहीं। अभी जो चुनाव हुए असेंबली के 5 राज्यों के, उसमें स्पष्ट हो गया, 3 राज्यों में हम लोग जीते, एक में हम लोग अपना वोट से डबल कर लिया हम लोगों ने, और फिर आपस में भी कैसा कैसा टकराव है ये भी जरा समझ लेना चाहिए। अभी इनके जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने नीतीश बाबू को लेकर क्या कहा था सबको याद होना चाहिए, कि जब बिहार को लेकर क्या कहा था सबको याद होना चाहिए। डीएनए टेस्ट करा रहे थे बिहार के लोगों का और पूर्वी लोगों का डीएनए टेस्ट करा रहे थे, और कह रहे थे कि हमारा तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार की तो सोच है। और फिर आज उन्होंने कह दिया खड़गे बढ़गे कह दिया। अभी पहले थोड़े दिन पहले अखिलेश हो गए थे। उस समय इनको 2019 याद दिला देना चाहिए। सपा और बसपा इकट्ठे मिलकर लड़े थे, बुआ भतीजा, और लोगों ने जवाब दे दिया था। सब नेताओं के सिर मिलाने से, नेताओं के फोटो खिंचवाने से वोट पड़ते नहीं। अगर पंजाब के अंदर 4 कांग्रेस के
पूर्व विधायक जेल में थे और जो भी बेल पे आए हैं बाहर, जिसको विजिलेंस डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी ने अरेस्ट किया, और आज भी जो उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी थे, आज भी वो जेल में है। तो आपको क्या लगता है इन लोगों के जो फॉलोअर होंगे आपस में सिर मिला बैठेंगे, आपस में इकट्ठे चुनाव लड़ लेंगे क्या? ओके। ये होने वाला नहीं। नहीं, वो तो समर्थक मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो खड़गे जी के समर्थक हैं वो आने वाले दिनों में अपना गुस्सा कैसे दिखाएंगे, मुझे इस बात पर मैं जानता हूं कुछ ना कुछ तो उनकी भी रिएक्शन आएगा ही। एक रिएक्शन तो आएगा, एक रिएक्शन तो आएगा कि जनरल नॉलेज की किताबें बांट दीजिए अपने नेताओं को, एक रिएक्शन तो आ गया इस तरह के। जी जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो सोच है ना, ये जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, ओबीसी विरोधी जो सोच है, ये सोच पर लक्षित होती है बार बार। ये जो हम खड़गे जी कहते हैं, हम लोग किसकी दलित ये आप कह रहे हैं कि गोपाल मंडल ने एक दलित नेता का अपमान करा है, ये इसको कैसे देखा जाए? हाँ वो ठीक है ना, क्योंकि वो जो सोच है पार्टी की सोच तो रिफ्लेक्ट होती है ना। बेशक आप वो पिछड़ी जाती है, परंतु वो सोच तो रिफ्लेक्ट होती है ना कि कैसी सोच है दूसरी पार्टी के नेताओं के प्रति, दलित नेताओं के प्रति कैसी सोच है, वो रिफ्लेक्ट होती है ना। वो ओके। अब हमारा नेता दूसरे नेता से बड़ा है, ओके, वो बेशक पिछड़ी जाति से, ठीक है। मैं अभी जाति के कार्ड में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो डिबेट एक अलग ही रंग ले लेगी। ये हालांकि जो आज खड़गे जी ने कहा, उस खड़गे जी के हिसाब से आज तो गोपाल मंडल ने एक दलित नेता का ही अपमान किया। मैं खड़गे जी के शब्दों के हिसाब से कह रहा हूं। जो खड़गे जी ने आज कहा कि मेरे को कुछ बोला जाता है तो दलितों का अपमान होता है, तो मुझे लगता है एक दलित नेता के लिए खड़गे वड़गे शब्द का प्रयोग करना तो एक दलित का अपमान है खड़गे जी के शब्दों में। मैं लेकिन उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। दुष्यंत नागर जी, आपको बुरा लगा इस तरह के शब्द किसी नेता के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खड़गे जी का 50 साल का एक सफ़र है जो त्याग, बलिदान और सेवा से भरा हुआ है। मंडल ने गलत कहा और जेडीयू को चाहिए, खुद नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अपने विधायक को निर्देशित करें, वो तुरंत उसके लिए क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। रही बात प्रधानमंत्री के पद की, देखिए अभी शुरुआत है। शुरुआती दौर में 2 मुख्यमंत्रियों ने, बल्कि 3 मुख्यमंत्रियों ने, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने खड़गे जी के नाम को आगे बढ़ाया है। चर्चा होगी और सब लोग सामूहिक रूप से फैसला लेंगे। आपकी बात से भी मैं एक बात से सहमत हूँ। अब ऐसा नहीं चलेगा कि हम नेता बाद में चुन लेंगे, जीतने दो, बहुमत आने दो। इंडिया अलायंस को अपना नेता घोषित करना पड़ेगा। आज बदले हुए परिप्रेक्ष्य में आपको 10 वर्ष से काम कर रहे एक प्रधानमंत्री से मुकाबला करना है, तो वहाँ आपको चेहरा देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि खड़गे जी के नाम पे सहमति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से उनके नाम पे सहमति हो जाएगी और खड़गे जी भविष्य में इंडिया अलायंस जो गठबंधन बन रहा है उसको लीड करेंगे। आपने एक बात जो कहा, मैं आनंद किशोर जी आ रहा हूँ, ये जो मैंने पहले उससे कह रहा हूँ कि जो एक मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ममता बनर्जी ने पासा फेंका, मैं उस पर आऊँ। लेकिन डॉक्टर आनंद किशोर गर्ग, आपको लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए जेडीयू को इस पूरे मामले में, जेडीयू नेता को? क्योंकि ये अगर दुष्यंत नागर जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को, राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा है, तो कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार हमारे नेता के लिए इस तरह का शब्द कोई कैसे कह सकता है, वो भी जब एक जगह हम बैठ रहे हैं। और फिर मैं ये भी याद दिला दूं यहाँ पर, जेडीयू के एक नेता ने क्या कहा था 19 तारीख को ये भी कहा था कि भाई पहले हम बैठक में जाते थे तो चाय समोसा मिलता था, इस बार बैठक में गए तो चाय और बिस्किट मिले। इसका मतलब कांग्रेस के पास जो है अब पैसा नहीं है, बजट कांग्रेस का कम हो गया है, इसीलिए कांग्रेस जो है अब चाय और बिस्किट खिला रही है। इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं अकस्मात नहीं है, ये कुछ रणनीति तो लगती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे ही, डॉक्टर आनंद किशोर जी, आप ही मेरा सवाल है। स्वयं खड़गे जी ने क्या कहा है, इसका आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा है कि पहले जीतने की संभावना तो बने, मतलब उन्हें भी पता है कि कोई संभावना नहीं है। और खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका रिस्पेक्ट है, और ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा में भी विपक्ष नेता आज है, लोकसभा में भी रहा है। मैं उनकी कोई मेरिट पर उस पर नहीं जा रहा, परंतु स्वयं तैयार है क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो परिवार है, उनकी बिना राजी के ममता और उनके क्या संबंध सबको पता है। केजरीवाल के क्या संबंध है, वो पंजाब में कह रहे हैं मैं पूरी की पूरी 13 जमा चंडीगढ़ लड़ूंगा, संबंध सबके पता है। आज 2012 का एक ट्वीट अभी मैं पढ़ रहा था केजरीवाल का, कि जो ईडी, सीबीआई और उसके पास जो नेता भ्रष्ट नहीं जाते हैं,
उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अब वो खुद ही नहीं जा रहे। तो ये सारा गठबंधन क्या है, एक ठगों का है गठबंधन, जिसका एक नीति है कि मोदी से कैसे बचें। अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी कुछ नहीं सीखना चाह रहे, मिजोरम से भी नहीं सीखना चाह रहे, कि हर जगह चेंज के लिए वोट दिया लोगों ने, केवल मध्य प्रदेश को छोड़ के, और इतना भारी बहुमत से जिताया। तो लोगों को नज़र आ रहा है ना कि मोदी की तरफ जनता कहाँ है। 29 में से 28 आई हुई हैं, 29वीं की भी जीतने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, और ये अभी नेता चुन रहे हैं। अखिलेश कहने वाला बड़ी मुश्किल से हटना तो नहीं चाह रहा था वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। इसलिए ये 31 मार्च तक यही खेल चलना है। 31 मार्च तक जब नॉमिनेशन आधे से ज़्यादा सीटों के हो जाएंगे, फिर एक ही कहेंगे फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं, 300 सीटों में मिलके लड़ेंगे, और 250 पे फ्रेंडली फाइट होगी। अंत में ये निष्कर्ष निकलेगा और नेता चुना जाएगा बाद में। आज तक का इतिहास क्या है इस देश का? बिल्कुल आप कह रहे हैं, जो आज तक का इतिहास यही है कि लास्ट में जाके जो है बड़ी संख्या में सीटें छोड़ दी जाती है, कि ये फ्रेंडली फाइट है। क्योंकि और मुझे लगता है ये भी शायद फ्रेंडली फाइट है अखिलेश और खड़गे वड़गे। 67 के बाद के जितने चुनाव में थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं, 77 में सबकी मजबूरी थी, एक पार्टी बनी, जेल में जीत के आ गई, परंतु अभिलाषा और जो अपनी इच्छाएं हैं चरण सिंह जी की उठी, एक दिन भी संसद में फेस नहीं किया, परंतु पुराने गुण थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे के चुनाव कराया। वीपी सिंह का नाम घोषित करके मैं भी लगा था, आरपी सिंह भी लगे थे, हम सब लोग लगे थे, और एक बार एक तरफ लेफ्ट था, एक तरफ हम थे, और मिलजुल कर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। पर कितने दिन बाद वो मंडल के आरक्षण में लग गए, और ऊपर से चंद्रशेखर जी की फिर इच्छाएं जागृत हुई, और एक छोटा सा बहाना करके चंद्रशेखर बन गए। किसने गिराई उनकी सरकार? कांग्रेस ने। देवगौड़ा की किसने गिराई? कांग्रेस ने। गुजराल साहब की किसने गिराई? आज तक का इतिहास है कि कांग्रेस अपने एक परिवार से बाहर नहीं निकल सकती। इवन खड़गे जी को भी खुद मालूम था ना। मैं यही एक खड़गे जी बहुत इंटेलिजेंट, उन्होंने बड़े सब कहा कि पहले जीतने की कोशिश करेंगे, फिर सोचेंगे। क्योंकि खड़गे जी को बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, खड़गे जी को भी मालूम था कि गांधी परिवार उनके नाम का प्रस्ताव जो है इतनी आसानी से, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी ने नहीं कहा कि हाँ खड़गे जी का नाम बड़ा अच्छा नाम है। जब ना कहा ना कहेंगे, पैसा फेंका, ना कहा ना कहेंगे। और ममता जी इनको 2 सीट देना चाह रही है, इसलिए कोई संभावना, मतलब ये जो बहस आप लोग करते हैं ना, कि मैं इसमें कोई संभावना किसी गठबंधन की भी नहीं है। ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा, सीट वाली आप कह रहे हैं कोई गठबंधन की संभावना। और मैं नीतीश के ऊपर जोर टिप्पणी करूंगा, 1 मिनट, कि नीतीश के साथ हमने भी मिलकर बहुत दिन काम किया है। नीतीश ने जितनी साख अब खत्म की अपनी 3-4 महीने, पहले भी उसने 2014 में मोदी जी से एलर्जी थी, हमें भोजन पे बुला के भोजन से मना कर दिया था, कोई बात नहीं। फिर शरण में आए, फिर सरकार बनाई। अब ये जितने भी सांसद हैं सब मोदी जी की कृपा से बन के आए हुए हैं। तो अगर नैतिकता, तो नीतीश जी तो बड़ी नैतिकता की बातें करते रहेंगे। वो तो मुझे लगता है नैतिकता वाले विषय में आज नीतीश जी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भी तेजस्वी क्यों नहीं पेश हुए? अगर जमीनें ले लेके वो विषय छोड़ देता हूँ, मैं विषय छोड़ देता हूँ। मैं फिर आऊंगा, क्योंकि एक बात जो अभी दुष्यंत जी ने कही इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी पहल नीतीश कुमार और जेडीयू में होगी? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और ममता के पासे पर भी मैं बात करूंगा, सीट एडजस्टमेंट पे भी बात होगी, क्योंकि गठबंधन बना है तो फिर ये देखना चाहिए गांठें कितनी खुली हैं। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। करें फिर से झगड़े खड़गे फड़गे। जी हाँ, ये खड़गे फड़गे शब्द का इस्तेमाल दरअसल जेडीयू के एक विधायक ने किया है। नीतीश कुमार के बड़े करीबी बताए जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा ये खड़गे फड़गे कौन है, वो किसी खड़गे वड़गे को नहीं जानते और देश भी खड़गे वड़गे को नहीं जानता। नेता हैं तो नीतीश कुमार है जिनको देश जानता है। दरअसल इंडिया अलायंस में जो कुर्सी को लेकर मारामारी हो रही है, इंडिया अलायंस अभी 3-4 बैठकों के बाद भी अभी अपने कन्वीनर का नाम भी तय नहीं कर पाया है। नेता तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नेता को लेकर जो सिर्फ पिटौवल हो रही है, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर इस सब का क्या नतीजा होगा और ये सब किस दिशा में जा रहा है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर खालिद अनवर एमएलसी हैं जेडीयू के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं दुष्यंत नागर जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर नंद किशोर गर्ग राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुष्यंत जी आप रुकिएगा एक मिनट में, जरा जल्दी से डॉक्टर खालिद से एक रिस्पॉन्ड ले लेता हूं। डॉक्टर खालिद, अभी दुष्यंत जी ने कहा कि जेडीयू के नेता को माफी मांगनी चाहिए, गोपाल मंडल को, और ये मैसेज नीतीश कुमार को खुद देना चाहिए कि उनको कहना चाहिए अपने नेता को कि वो ऐसा कहने के लिए माफी मांगे। क्या आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? देखिए, दुष्यंत जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही है कि एक ऐसे विधायक को जो माननीय है खड़गे जी के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और ये हम तय कर लेंगे कि गोपाल मंडल जी क्या करेंगे, कैसे वो अपनी बात को विड्रॉ करेंगे। और लेकिन इससे पहले 2 बातें बहुत ज़रूरी है जो आप अशोक जी कहते हुए निकल गए और दुष्यंत जी भी कह रहे थे और डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आरपी सिंह जी भी कह रहे थे। एक तो बात जो आप कह रहे थे, देखिए
नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे किसी की दुश्मनी नहीं, और ये लड़ाई नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, हम नीतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसको प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन अगर किसी ने बनाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, देश के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को तरीका, तो ये संविधान तो यही कहता है कि पार्लियामेंट में एमपी चुन के आए जो अपना लीडर चुनेंगे। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंशियल मोड बनाना चाहता है कि फलां के नाम पे एमपी चुन के आए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके को अगर हमारे बहुत डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर प्रमोट कर रहे हैं, या ऐसे लोग प्रमोट कर रहे हैं जो राजनीति के बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं भारत के अंदर, तो मुझे लगता है इसको प्रमोट करना सही नहीं है। हमको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री, आपको लगता है इंदिरा जी ने गलत किया था? आपको लगता है इंदिरा जी ने गलत किया था जब इंदिरा जी के नाम पे चुनाव लड़ती थी कांग्रेस? आपको लगता है वो गलत होता था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस नाम पे चुनाव नारे उससे पहले जवाहरलाल जी, राजीव गांधी के अशोक जी मैं बात जिस दिन प्रधानमंत्री राजीव जी बने खालिद साहब, उस दिन तो कुछ भी नहीं थे। वो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, और इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। और जहां तक इसकी बात है कि सरफुटअव्वल होगा, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आखिर में ये होगा कि सब फ्रेंडली फाइट करेंगे, देखिए आखिर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर भारत की 130 करोड़ जनता अगर ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है वो अच्छी नहीं है, उससे हमको मुक्ति दिलाई जाए, तो उसके लिए कोशिश तो करना पड़ेगा ना। मध्य प्रदेश में आप जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है, लोगों ने जीता है, बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी नीतियां पसंद लोगों ने जीता है तो हम लोग कहाँ उसको इनकार कर रहे हैं। या छत्तीसगढ़ में आप जीते हैं, या राजस्थान में जीते हैं, बहुत अच्छा है, जीती है, हर जगह जीती है, आप 2024 भी जीती है। लेकिन अपोजिशन अगर एक साथ बैठ रहा है, अपोजिशन राष्ट्र के इश्यूज पे सीरियस है, अपोजिशन ये समझ रहा है कि आप देश की पूंजी चंद लोगों को बांट रहे हैं, आप गरीबों की दौलत को अपने दोस्तों में बांट रहे हैं। अपोजिशन ये समझ रहा है कि गरीबों का हक नहीं मिल रहा है, पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा है, दलितों का हक नहीं मिल रहा है। हमें बात तो करने दीजिए, हमें बात करने दीजिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए। सर आपको सुनिए, मैं खालिद अशोक जी, इसी सप्ताह अडानी जी बिहार के इन्वेस्टमेंट समिट में जाके 10,000 करोड़ रुपए कमिट करके आए। वो अडानी जी जो मोदी जी के दोस्त हैं, पर खालिद साहब अभी इसी सप्ताह, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, हिम्मत करके तो एक ही नाम लिया जाता है। ये पॉइंट ममता जी उनका स्वागत कर रही हैं। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल इसी सप्ताह की बात है। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, वो तो यही कहते हैं कि सारा पैसा आप ट्यूबलाइट जलाओगे तो अडानी जी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, आप नल खोलोगे अडानी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, आप पंखा चलाओगे, एसी चलाओगे अडानी के, आप तेल भराओगे अडानी के, वो तो खुल के अडानी अडानी कहते हैं। तो आपके अडानी आप उनको बुलाते हो और इसी सप्ताह करने के लिए, ये बात तो है। देखिए अशोक जी यही नहीं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो डॉक्टर गर्ग ने सवाल उठाया बड़ा वैलिड क्यों है? लोग यही देखते हैं सर, यही डबल स्टैंडर्ड लोग देखते हैं कि एक तरफ आप खड़े होकर अडानी जी को गालियां दे रहे हो, दूसरी तरफ ममता जी अडानी जी के लिए पलक पावड़े बिछाती हैं, नीतीश जी अपने आप पलक पावड़े बिछाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड है। आप भी वही हैं, आपको अलग नहीं है कि आप गरीबों के मसीहा हैं। अशोक जी ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। राहुल गांधी इन 28 पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर नहीं है। चलो ये तो कहा, बहुत सही बात है। अपने उनकी अपनी इसका जवाब देंगे नागर साहब। आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं, इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं, इसका जवाब नागर साहब देंगे। बहुत सही बात है। जनता दल यूनाइटेड या किसी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, राहुल गांधी जी ने अडानी जी के बारे में कहा, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, सुनिए सर, सुनिए डॉक्टर खालिद एक मिनट। मुझे लगता है मेरे डिबेट में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता नहीं है, और मुझे लगता है मेरे डिबेट की सबसे बड़ी खबर है कि वो कह रहे हैं कि अडानी को लेकर जो राहुल गांधी कहते हैं ये उनकी सोच है। ये मुझे लगता है इस वक्त मेरी डिबेट की बड़ी खबर है, और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा इसको ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाया जाए कि जेडीयू के प्रवक्ता खालिद जी ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता नहीं है, और अडानी को लेकर राहुल गांधी का बयान उनका निजी बयान है।
ओके, दुष्यंत जी रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। लीडर मैं भी यही कह रहा हूं सर, जो युवा, सर ठीक जो है, बालक, दोहराने की कोई जरूरत नहीं सर। सर बिल्कुल आप ही की बात जाएगी, आप ही की बात जाएगी कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता नहीं है, और यही जाएगी। चलिए दुष्यंत जी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। और 2014 में, माफ कीजिएगा, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए दुष्यंत जी, 30 सेकंड जल्दी से। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो है ना, इसको बने जो गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है कि 28 पॉलिटिकल पार्टियों को एक लाइन पे, एक प्लेटफॉर्म पे, यानी एक आदमी की बात के पीछे खड़ा करने की कोशिश, ये सही नहीं है। हम 28 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारे अपने लीडर हैं, और हम लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए जमा हो। सर ठीक है, वो बात आप रिपीट कर रहे हो, आपने शुरू में भी बोला दुष्यंत नागर, राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता नहीं है, और अभी तो मुझे लगता है खड़गे जी भी नहीं है, तो इंडिया अलायंस का अभी कोई नेता है ही नहीं वैसे, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। और अडानी को लेकर राहुल गांधी जो कहते हैं वो उनका निजी मामला है, निजी उनका बयान है। बिल्कुल, ये इनकी स्वतंत्रता है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, वो ऐसा कह सकते हैं, उनकी सरकार है। लेकिन मुझे लगता है इसी सरकार के, जिसके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं, उसके जो उप मुखिया हैं, उनके जो विचार हैं वो अडानी जी के बारे में ऐसे ही हैं जैसे राहुल गांधी के हैं। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो बालक 8 वर्ष का था वो अब 18 वर्ष का हो चुका है, वो मतदाता है, वो किशोर अवस्था में आ गया है। ये जो नई पीढ़ी है, और पूरा ओवरऑल वोटर का मैं बताऊं, ये आंकड़े हैं, 65% यूथ है जो प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ डेमोक्रेसी को पसंद करता है, उसके आधार पर मुद्दे तय करता है, उसको चेहरे के ऊपर वो अपने मत को भी परिवर्तित करता है। तो अगर हम अभी उन्हीं पुरानी रटी रटाई बातों पे चलते रहेंगे, ठीक है, हमारे लोकतांत्रिक और हमारी संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय करे, लेकिन हमें देश के राजनीतिक माहौल को समझते हुए, और अगर हमें सरकार बनानी है, अगर हमें विकल्प देना है, तो हमें प्रधानमंत्री का फेस भी देना पड़ेगा। ये इंडिया गठबंधन को गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए। तो एक चेहरा देना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन गंभीरता तो वही तो नहीं दिख रही। और मेरे आज का मूल मुद्दा यही है कि वो गंभीरता जो होती है वो पब्लिक नहीं देख रही है, और जब तक गंभीरता नहीं देखेगी, लोग विकल्प के रूप में कैसे देखेंगे, यही बड़ा सवाल है। लेकिन आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई आपने सुना उनका अलायंस का भी कोई नेता नहीं है। दूसरी बात, अडानी को लेकर ये राहुल गांधी की सोच है, लेकिन दुष्यंत जी ने भी सही कहा, अडानी को लेकर राहुल गांधी की सोच कुछ और है और तेजस्वी यादव की कुछ सोच और है। तो सिर्फ इंडिया अलायंस में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ बिहार सरकार में भी है। नहीं, गड़बड़ तो कांग्रेस पार्टी में भी है। अशोक गहलोत जी की सोच कुछ और थी, बघेल की भी और साहब की सोच कुछ और थी अडानी को लेकर। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है एक व्यक्ति को लेकर, तो उसमें कांग्रेस पार्टी में भी गड़बड़ है, तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वहां पर भुगत लिया दुष्यंत जी, उन्होंने नहीं, मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और उसका खामियाजा भी भुगता है। जी चलिए, खामियाजा तो देश की जनता देख रही है और समझ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार तो कहाँ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो सब देख रही है कि किस प्रकार से आप जो अर्बन नक्सल्स का सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, राहुल गांधी इस समय अर्बन नक्सल्स का सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको रोजगार के नाम पर जो एमपीएल और बीएड की डिग्री पाकर भी रोजगार नहीं पा रहे, उनके लिए ये कह रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वह सब कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, जो अर्बन नक्सल की सोच के से प्रेरित होकर जो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। जैसे पिछले 2019 में देखा था, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जब राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए थे, और तब भी देश ने देख लिया था और देश ने ठीक जवाब दिया था और ठीक मकबूल जवाब दिया था। और धारा 370 को लेकर जिस प्रकार से जो राहुल गांधी के बयानबाजी है वो भी देश ने देखी थी, और उस पर भी ठीक ढंग से देश ने जवाब दिया, तो छोड़ दिए, देश की जनता बहुत समझदार। परंतु जो मूल बात है अशोक जी, वो ये कि मैंने जो कहा ना कि असल में इनके पास, जो मैं वापस अपनी बात कह रहा हूँ, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और ये अलग अलग प्रकार के, अलग अलग भांति भांति प्रकार के जो नेता इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि हम मोदी जी के विरोध में हमने इकट्ठे होना है। परंतु जरा देखें अलायंस है कहाँ कहाँ पे। अब
राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और हमारा सीधा टक्कर होगी, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि अभी पीछे जो इलेक्शन हुआ है इन्होंने किसी को ऑब्लाइज नहीं किया, जब एमएलए की सीट नहीं ऑब्लाइज करी तो अब एमपी की सीट ऑब्लाइज करेंगे क्या? यूपी के अंदर सपा ही पार्टी रहेगी जहाँ जिसके साथ सीधी बात होगी, जिसके साथ सीधी टक्कर वाली होगी। एक आधी जहाँ 2 सीटों पर शायद वो कांग्रेस के बड़े नेताओं और बड़े चेहरों को शायद ऑब्लाइज करते, अन्यथा मुझे लगता है इस बार वो भी मुश्किल होगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली के अलावा क्या इनके पास है जहाँ पर कांग्रेस वाले हक मांग सकते हैं। बिहार के अंदर इनका अलायंस पहले से है, उस अलायंस में कांग्रेस की क्या हालत होगी, कांग्रेस की कोशिश होगी हम ज्यादा सीटें ले पाए वहां पर, ताकि हम जब बाद में कह सकें हमारा गठ बड़ा है। परंतु जो है सबको जानकारी है वहाँ पे ऑलरेडी अलायंस है। तमिलनाडु में इनका ऑलरेडी डीएम के साथ अलायंस है, वो इसमें छुपी है नहीं। तेलंगाना के अंदर इस पर हम रेकनिंग फोर्स आएंगे, आप नोट कर लीजिएगा, हमारे आमने सामने हमारा ही मामला होगा और बीरस इस पर नहीं चल पाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये लोग सब मैं एक मिनट बोलूंगा सर। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कुछ मामला है नहीं, सबको पता है। उड़ीसा के अंदर कांग्रेस का कुछ मामला है नहीं, सबको पता है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इनका अकेला विधायक था, सागरडीगी से उसको तक तोड़कर ले गई थी अपने साथ, वहां से इनका मामला साफ है। और कांग्रेस टीएमसी वहां पर लेफ्ट के साथ कोई अलायंस करेगी नहीं। केरल के अंदर लेफ्ट वाले इनके साथ जुड़ लेंगे, लेफ्ट वाले और इनका अलायंस हो जाएगा कांग्रेस का, कांग्रेस वाले एक माइनर पार्टनर की तरह रहेंगे। आप एक एक राज्य की बात कर लेना जी, मैं तो एक एक राज्य आपके सामने सारी बात कर रहा हूँ जी। पंजाब के अंदर इनका कोई अलायंस कांग्रेस के साथ होने वाला नहीं, आम आदमी पार्टी वाला, वो अपने ढंग से अलग लड़ेंगे। अगर वहाँ पे 4 या 5 को नहीं चुनाव होगा पंजाब के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये गुप्त अलायंस कोशिश करेगा इकट्ठे होने की, तो मुझे लगता नहीं कि इनके अलायंस की कोई महत्वता वहाँ रहने वाली है। इन्होंने कोशिश कर ली, अभी जो ब्लॉक डेवलपमेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें हम ज्यादा मतों से जीते, भाजपा ज्यादा मतों से जीती बृहस्पति के गुप्त अलायंस के पार्टनर्स के। तो मैं तो एक एक राज्य पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे साथ इनका मतलब असम के अंदर आमने सामने हम होंगे और कोई अलायंस है नहीं। त्रिपुरा के अंदर आमने सामने हम मतलब हमारा और कांग्रेस का और लेफ्ट का वहाँ पे होगा, इनका कोई लेफ्ट के साथ अलायंस होने वाला नहीं, त्रिपुरा कोई लेफ्ट छोड़ने वाला नहीं। आप एक एक राज्य की बात कर रहे हैं। अरुणाचल में हमारा इनका आमने सामने होगा, तो जो अलायंस आज है वही अलायंस है, कोई नया अलायंस बनकर कोई ऐसा कोई नया कोई अलायंस इमर्ज हो रहा है, कुछ नया कुछ हो रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, यानी कह रहे हैं कि आप तमाम बैठकों के बावजूद नया कुछ निकल के आने वाला नहीं है, ये बात ठीक है। और यही बात है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने भी जो कही कि अंत में होगा क्या कि जहां पर अलायंस है वहां है और जहां नहीं है वहां कह दिया जाएगा फ्रेंडली फाइट है। तो फिर सवाल यह कि जो पूरी एक्सरसाइज चल रही है ये जनता को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और जो आपने बात कही आरपी सिंह जी, मैं उस पर भी जरूर आऊंगा। ना नेता है ना नीयत है, अगर नीति है, अगर नेता नीति नहीं होगी तो फिर सवाल है लोग क्या समझ के क्या कह के वोट देंगे। मैं इसी बात पे आऊंगा, मैं आऊंगा। नेता ज्यादा है, आप कह रहे हो नेता नहीं। ठीक है, आपका ये कहना भी ठीक है, नेता ज्यादा है नीति है नहीं। वो चलिए उसको फ्रेज को बदल लेता हूं, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद डिबेट जारी रहेगी, क्योंकि खड़गे बढ़ गए ऐसे ही नहीं कहा गया और जो पासा फेंका गया था ममता बनर्जी के द्वारा वो भी ऐसे ही नहीं फेंका गया था। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से जेडीयू नेता ने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो अपमानजनक बयान दिया, उससे इंडिया अलायंस में जो टसल चल रही है वो और ज़्यादा खुलकर सामने आ गई। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। ये जो खड़गे जी का नाम आया, ये ऐसे ही नहीं आया। कांग्रेस खुद नहीं, मतलब जो रिएक्शन आ रहे हैं कांग्रेस में भी, सोनिया गांधी हैरान थी, राहुल गांधी हैरान थे, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हैरान थे, खड़गे जी हैरान थे। क्या इसके पीछे सोच है? सोच ये है कि सबको पता है कि ममता जी कांग्रेस से क्यों अलग हुई थी। हमारे साथ सरकार में रही है, हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बनी है, तो इसलिए आज उसको ये मालूम है कि वो कांग्रेस में कुछ नहीं है। अधीर रंजन जो साहब जो हैं वो अपनी सीट निकालने से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए और वो मजबूरी में है कि विपक्षी नेता ना होते तो अब तक वो कांग्रेस छोड़ दी होती। इसलिए सारों के अपने अपने स्वार्थ हैं, सब बंधे हुए हैं अपने अपने स्वार्थों के कारण। कोई इसके अंदर ये बहस हम करते रहेंगे, 2 महीने तो रह गए। 28-29 फरवरी के आसपास चुनाव की घोषणा होनी है। चुनाव होंगे अप्रैल मई में। घोषणा के बाद फिर ये बस सीटों के बंटवारे की और ये बात करते कराते 300 सीटों तक ये करेंगे समझौता और 250 सीटों पे फ्रेंडली फाइट। तो आपको लगता है प्रॉब्लम क्या, नेता ज्यादा है? प्रॉब्लम ये है कि कोई नीति नहीं है? नेता ज्यादा और सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, परंतु जब तक सोनिया गांधी अपने बेटे को एक बार फिर से नहीं टेस्ट कर लेगी, जब तक वो किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है उन्होंने, अब उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। जो पैसा अब 2 सरकारों से आएगा पैसा, अब तो क्योंकि तेलंगाना ये भी महज संयोग है, प्रयोग है कि जैसे खड़गे जी का नाम आता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 का ऐलान हो जाता है। इसलिए है ना कि वो लीडर कांग्रेस के अंदर वो लीडर है, ये वो दिखाते ही रहेंगे। उसके बिना जिस दिन उन्होंने ये मान लिया जो लीडर नियर खड़गे जी हैं तो उस दिन पास सारी चीजें पलटेंगी, सारी पलट जाए। अशोक जी मैं आ रहा हूँ, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड फिर मैं आपके पास आऊँ जी। मुझे बहुत छोटा सा कमेंट करना है। ममता बनर्जी ने एक ही चाल में कई लोग शहीद करके कई बड़ी गेम खेल ली। अच्छा, शहीद कर दिए आप कह रहे हैं? हाँ, जैसे अब पूरी रेस से राहुल गांधी को बाहर कर दिया। हाँ, अच्छा, उधर से प्रियंका वाड्रा का नाम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चलवा दिया कि प्रियंका वाड्रा वाराणसी जाकर चुनाव लड़ेगी। तो उनका मामला भी खत्म। खड़गे जी वैसे ही शहीद कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने एक ही गेम में कांग्रेस का पूरा गेम खत्म कर दिया। समझे, मन में तो अपने लड्डू फूट रहा है कि अगर भाई सबसे ज्यादा सीटें मेरे पास हैं, मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हो सकती खुद। लड्डू तो वहां फूट रहे हैं। तो क्या कि ये सबके सब पासे हैं, सब अपने अपने पासे चल रहे हैं, सब अपने अपने गेम चल रहे हैं और उसमें एक दूसरे को धाराशाही भी कर रहे हैं। मतलब विद इन पार्टी नहीं, मतलब विद इन इंडिया अलायंस एक दूसरे को धाराशाही भी कर रहे हैं। और उसमें केजरीवाल के साथ कहीं आपस में तालमेल कर लिया। वो केजरीवाल के बहुत ज्यादा स्टेक है नहीं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को कह दियो कि चिंता मत करो,
मौका लगेगा तो तुमको भी कुछ ना कुछ रेट भी दे देंगे हम अपने में से। ओके दुष्यंत जी। नहीं, मैं गर्ग साहब जो बार बार कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी राहुल जी की लीडरशिप को लेके, ऐसा नहीं है। 2004 से 2014 के बीच में सरकार बनी, राहुल जी को तो जब चाहती कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बना लेती, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लीडरशिप दी। पार्लियामेंट से पास हुए बिल को फाड़ के फेंका था ना, फेंक दिया, सही किया, फिर दिखा फेंकना चाहिए। मैं हूं। अरे लीडरशिप, मैं भी लीडर हूँ, आप भी लीडर हैं, हर भारतीयवासी लीडर है। जो चीज अगर देखिए जो हुआ उसका परिणाम पे मत जाओ, लेकिन अच्छी इंटेंशन से किया हुआ था। और अपराधी जो जिनको अपराधी जगत में जिन लोगों का के हैं या जो लीडर्स हैं जिनको सजा हो गई है, तो निश्चित रूप से उनको प्रणब मुखर्जी और चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। मुखर्जी और मनमोहन सिंह दुखी क्यों हुए फिर? उनको खुश होना वो चाहिए। एक अलग चीज है, लेकिन ये जो एक अलग नियत है, ये अच्छी नियत से किया हुआ कार्य है। एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ, यही विषय है। जो झगड़ा चल रहा था वही झगड़ा अब भी कंटिन्यू है। वही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारे लोगों का दिलों को जीत लिया होगा कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ बिगुल बजाया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दुखी हुए। उसका परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दुखी हुए। कांग्रेस का एक पूरा धड़ा जो है वो दुखी हुआ कि किस तरह से पूरी सरकार को सड़क पे लाके बेइज्जत किया। यही चीज आज भी हो रही है। आप देखिए, यही चीज अपराधी आज राजनीति से बाहर हैं, उसको भी तो देखिए। स्वयं भी तो अपराधी हैं। कौन से अपराधी हैं? आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। कितनी जमानतों पर फर्जी है, फर्जी है, जमानतों पर फर्जी है, दुर्भावना से, दुर्भावना से ग्रसित होकर लगाया गया। वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मूल बात यही है कि देखिए ये जो झगड़ा है ना, ये जो झगड़े जब चौराहे पर आप अपने कपड़े जो है ना अपने बाथरूम में धोते हैं, आप अपने कपड़े गंदे कपड़े जो है ना वो आप चौराहे पर नहीं धोते हैं। तो अगर इंडिया अलायंस अपने गंदे कपड़े चौराहे पर ही धोना चाहता है, एक दूसरे का अपमान इसी तरह से करना चाहता है, तो उनको मुबारक हो। और जैसा कि अभी डॉक्टर खालिद ने कहा, अगर वास्तव में माफी मांगी जाती है तो लगेगा कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं खली है, लेकिन मैं नहीं जानता क्या होगा। पर मुझे लगता है अभी इस तरह के बयान और आएंगे, माफी आए ना आए, लेकिन अभी इस तरह के बयान और आएंगे, अभी और भी कपड़े फाड़े जाएंगे। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने ही कपड़े फाड़ रही थी, अब इंडिया अलायंस के सभी नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आमादा हैं। जनता तय करेगी कि वोट इनको देना है या किनको देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मेरे चारों मेहमानों का शुक्रिया। तो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।